नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है खारे पानी का मगर, दूसरा है अलिव रिडले टर्टल, तीसरा है गंगा नदी डॉल्फिन, चौथा है घड़ियाल। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। कतर में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा, 7 स्वदेश लौटे। पीएम मोदी खुद रख रहे थे घटनाक्रम पर नजर। जासूसी के आरोप में सभी को सुनाई गई थी फांसी की सजा, फिर 25 साल की कैद में बदली गई थी। आपको बता दें, इन्हें जो भारतीय नौसेना के जो 8 सैनिक थे उन्हें कतर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी, लेकिन जासूसी के आरोप किस चीज़ पे गिरफ्तार किए गए थे ये उन्हें पूरी तरह से बताया नहीं गया था कि किस चीज़ को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मोदी ने दिसंबर में की थी कतर के शासक से मुलाकात, उसके बाद इनकी रिहाई पे तेज हुई कूटनीतिक कोशिश। 14 फरवरी को कतर जाएंगे मोदी, वहां के शासन अल थाली से होगी मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीयों को रिहाई सुनिश्चित करने में निभाई अहम भूमिका। कई बार कतर भी गए थे उन्होंने। और क्या हुआ था, किसके लिए कैसे कैसे घटना हुई, आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हुआ था अगस्त 2022 में निजी शिपिंग कंपनी अल दहारा में काम करने वाले इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को कथित तौर पर जासूसी के मामले पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 25 मार्च 2023 में इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और कतर के कानून के तहत मुकदमा भी चलाया गया था। 26 अक्टूबर 2023 में कतर के न्यायालय के प्रथम दृष्टांता इन्हें दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में 28 दिसंबर 2023 को खाड़ी देश की अपील अदालत ने इनके मृत्युदंड को 25 साल की कैद में तब्दील कर दी थी, यानी बदल दी थी। फिर 12 फरवरी को इन्हें रिहा कर दिया गया और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही भारत सरकार इनकी रिहाई और वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रही। और आज आपको याद है, आज 13 फरवरी आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लास्ट में थोड़ी चर्चा करेंगे, उससे भी आप लोग जरूर देखिएगा। नीतीश ने जीता विश्वास मत, रजत में हो गया खेला। रजत पक्ष के 129 वोट पर विपक्ष ने किया मतदान का बहिष्कार। रजत के 3 विधायकों की मदद से विश्वास मत हासिल करने में हुई आसानी। भाजपा के नंदकिशोर यादव विधानसभा के नए अध्यक्ष। बिहार में विश्वास मत पर वोटिंग से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में खेला होगा। कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने भी यही दावा किया गया था। अब ये बिहार की बात हो रही है, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है ना, उनकी बात हो रही है। हमने दी पिछली सरकार से 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए बोले प्रधानमंत्री, पहले विज्ञापन से नियुक्ति पत्र तक विलंब की अवधि में हो जाता था रिश्वत का घोष। अब भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी इसे तय समय पर पूरा करेगी और सरकार का रहेगा इस पर जोर। ये भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे भारत में ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे कोचों जैसे 40,000 कोचों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें समान यात्री ट्रेनों में लगाया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने रेलवे पर उचित ध्यान नहीं दिया था। पहले की सरकार ने देश के समन्वय लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी कर दी थी। विकास की गति बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। इस बार बजट के बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपए खर्च के लिए रखे गए हैं। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान पर चल रहा है ना विश्व पुस्तक मेला, उसी को लेकर ये कुछ खबरें हैं। आपको याद है कि यहाँ का इस बार जो अतिथि देश के रूप में सऊदी अरब को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा को मिलेगी गति,
थमेगा पलायन। विकसित भारत की मुहिम पर जुटेंगे देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान। 2035 तक उच्च शिक्षा के GRI को 50% करने के लक्ष्य पर होगा फोकस। यूजीसी ने भावी जरूरतों को देख खाका तैयार करने का दिया निर्देश। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है। श्रीलंका व मॉरिशस में शुरू हुई यूपीआई सेवा। इन देशों में डॉलर या अन्य करेंसी ले जाने की नहीं रहेगा झंझट। पीएम मोदी ने कहा, भारत की नीति है पहले पड़ोसी। मॉरिशस से रुपे कार्ड सेवा की भी हुई शुरुआत। आइए बात कर लेते हैं यूपीआई क्या होती है, यूपीआई कौन सी सेवा का शुरुआत हुआ है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही है। भारत में इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इससे शुरू करने वाला NPCI था, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी कुछ दिन पहले यूरोप के फ्रांस देश में लॉन्च हुआ था और फ्रांस यूरोप का पहला देश बन गया था जहां ये सिस्टम यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च हुआ था। यह ऑनलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होता है। अभी हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। श्रीलंका में लॉन्च करने वाले वहां के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं और मॉरिशस के लॉन्च करने वाले वहां के PM प्रविंद जुगनाथ हैं। और इसे किस नीति के तहत, अगर आप लोग के दिमाग में बात आ रही है कि इसे किस नीति के तहत लॉन्च किया गया है, तो इसे पड़ोसी पहल नीति के तहत लॉन्च किया गया है। जिसे भी आप लोग जानते रहिए। अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम है। तो आप लोग बताइए मॉरिशस की राजधानी क्या है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द्विपक्षीय संबंध को मजबूती देने अमेरिका रवाना हुए सेना प्रमुख। सेना के आधुनिकीकरण और सह उत्पादन में हो सकती है चर्चा। यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं ना कि लोकसभा का आने वाला है चुनाव, उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं और सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और सभी लोग जनता से वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। आप लोग बस चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिए। चुनाव आयोग ये क्या होता है और चुनाव कराता कौन है, और लोकसभा के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। मैंने आप लोग से बात की थी कि मैंने चुनाव सुधार की एक जो नई सीरीज शुरू की है उसमें से हम एक थोड़ी पॉइंट में थोड़ा पॉइंट लेके आगे बढ़ते जाएंगे। तो कल हमने बात की थी चुनाव सुधार की जरूरत क्यों होती है, और आज हम बात करेंगे चुनाव सुधार राजनीतिक की दिशा और दशा और दिशा को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें दशा और दिशा को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौती है, पहले सबसे पहले धन शक्ति। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार, ट्रांसपोर्ट वगैरह पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए सभी राज्य के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा सिक्किम के लिए केवल 54 लाख के रुपए का दिया गया है, गाइडलाइंस जारी की गई है। और यहीं दिल्ली के लिए 70 लाख रुपए और अन्य केंद्र शासित जो प्रदेश है उन्हें 54 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर हम दूसरी बात करें कि और क्या क्या प्रभावित करती चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौती होती हैं इनके लिए, तो बाहुबल होता है कि हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। और यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी, लेकिन अब सभी प्रांतों में देखने को मिल रहा है, सभी प्रांतों में फैल रहा है। फिर दूसरा बात होता है कि गैर गंभीर स्वतंत्र उम्मीदवार को इन्हें किसी गंभीर उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदी पर खड़ा बड़े पैमाने पर उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सकें। आप लोग ऐसे देखते भी होंगे कि आप लोग के यहाँ जब चुनाव होते हैं तो ऐसा होता है। उसके बाद दूसरा चुनौती आती है जातिवाद। ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जातीय समूह से आते हैं। ये जातीय समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं। इन्हें क्षेत्रीय स्वतंत्रता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट भी दिए जाते हैं। जाति आधारित राजनीतिक देश के बुनियादी और एकता पर प्रहार करती है। आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी है। यह अक्सर उम्मीदवार के चयन उपलब्धि, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है। और अक्सर आप लोग को यह सब उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के राज्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि वहाँ जातिवाद पर और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा वोट होता है। वहाँ लोगों की योग्यता और शिक्षिता क्या उनकी क्षमता है, क्या उनकी उपलब्धि, ये देखा नहीं जाता, केवल उन पर जातिवाद पर ही उनको वोट दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सांप्रदायिकता, यानी स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन को जन्म दिया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। उसके बाद आता है राजनीति में नैतिक मूल्यों की कमी। ऐसे तमाम कारण जिन्होंने गुजरते वक्त के साथ जनतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत नहीं होने दिया और निस्वार्थ सेवा, मूल्य और आत्मबलिदान के व्यवस्थित रूप से
नष्ट किया। इसका नतीजा सामने है, एक आम मतदाता की राजनेता और राजनीतिक दलों में आस्था कम भी हो चुकी है। ऐसे बहुत से राजनेता जिन्हें मतलब कुछ पार्टी मतलब काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी पहले क्या होता था कि लोगों को मतलब विश्वास था कि ये राजनीतिक दल आएगी तो इससे काम करेगी, लेकिन अब इसका कोई वो नहीं रह चुका। अगर हम बात करें सरकार, न्यायालय और चुनाव आयोग के द्वारा इसमें कुछ किए गए हैं, प्रयास भी किए, इन्हें सुधारने के लिए प्रयास भी किए गए हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि चुनाव सुधार की में जो सुधार करने के लिए न्यायालय और सरकार मतलब चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले इसमें कुछ समितियां बनाई गई, चुनाव सुधार की और समितियां बनाई गई। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दिनेश गोस्वामी समिति, जिसे चुनाव सुधार पर बनाया गया। बोहरा समिति, जिसे राजनीति के अपराधीकरण पर बनाया गया। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव आयोग के राज्य वित्त पोषण पर बनी। और NM वेंकटैया समिति विधि आयोग, चुनाव आयोग, संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर बनाई गई थी। वीरप्पा मोइली समिति शासन में नैतिकता पर बनी थी। तो इससे भी आप लोग जरूर याद रखें, जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चुनाव सुधार के लिए समिति बनाई गई थी, वो आपसे पूछ सकता है कि चुनाव सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो इससे भी आप लोग जानते रहिए, दिनेश गोस्वामी समिति। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आपका संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग UPSC की तैयारी करें तो उसके लिए मेंस राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महानगरों में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के अनेक शहरों में रहने वाले लोगों पर सड़क पर निकलते हैं तो उनमें से अधिकांश को यह महसूस होता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या उनके शहरों में है, जबकि एक संबंधित रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलुरु और पुणे में यह समस्या देश में सबसे अधिक है। विस्तृत ये दोनों शहर में इस मामले में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा महानगरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान यानी समग्र समाधान आवश्यक है। और देख रहे हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा प्रवासी भी जाते हैं रोजगार के लिए। पेटीएम पर की गई कार्रवाई में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। RBI गवर्नर ने कहा, काफ़ी सोच समझकर और व्यापक विचार विमर्श के बाद कंपनी के खिलाफ उठाया गया है कदम। डॉक्टर शक्तिकांत दास बोले, पेटीएम के ग्राहकों की सुरक्षा RBI की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ग्राहकों के लिए सभी सवालों के जवाब के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा FAQ, सभी संदेह से होंगे दूर। 8,300 करोड़ रुपए जुटाए थे कंपनी ने शेयर बाजार के वर्ष में 2021 में। 2,000 करोड़ रुपए की राशि एक विशेष कोष में रखी गई थी, जिसका इस्तेमाल कंपनी संकट में कर सकती है। हेमंत 8.5 एकड़ भूमि पर बनाना चाहते थे बैक्ट वेल हॉल। ये ईडी का एरिया है। अब आपको पता है कि अभी हाल ही में जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे ना, हेमंत सोरेन, उन्हें रांची के जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था ना, उसी पे ईडी की कुछ रिपोर्ट सामने आई है। ईडी की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को नई दिल्ली में मिलेगा और यह राजस्व विभाग एवं राजस्व विभाग और रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है, जिससे भी आप लोग जानते रहिए ईडी के बारे में। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जोड़ी खबरें मिल जाएंगी। अलहन मोदी के लिए 65,000 ने कराया पंजीकरण। जगह की कमी से बंद करना पड़ा पंजीकरण। आबू धाबी भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी देश में ही नहीं विदेश में देखने को मिल रही। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अलहन मोदी कार्यक्रम के लिए कराए गए पंजीकरण, यह साफ झलक रही है कि इस कार्यक्रम में 65,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी ने 13 फरवरी को अलहन मोदी के भारतीय प्रवासियों को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का PM बनना लगभग तय। इमरान की पार्टी ने दावा छोड़ते हुए कहा कि विपक्ष में बैठने का किया फैसला। कहा, सत्ता के लिए हम PML यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PP यानी जो आपको याद है कौन सी पार्टी की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, उसके साथ नहीं बैठ सकते। बारी बारी से PM पद पर PPL और PPC हो सकता है समझौता। मतलब देखते हैं कि कौन सी सरकार बनती है। और आपको बता दें कि 8 फरवरी को इसका चुनाव हुआ था ना, उसी के लेकर परिणाम जारी होने की बात हो रही है। नाटो ने रक्षा भुगतान न किया तो रूसी हमले से नहीं बचेगा। कहा, राष्ट्रपति बनने पर तय राशि न देने वालों देशों के सदस्य को नहीं करूंगा रक्षा। अमेरिकी सीनेट के यूक्रेन इजराइल के लिए सहायता का पैकेज की पूरी।
आपको याद है नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की बात हो रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित किया गया एक सैन्य गठबंधन है। यह अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में देखने को मिलेगा। इसके टोटल 30 मेंबर है। नवीनतम मेंबर कौन है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाटो की रक्षा भुगतान के लिए ना किया तो रूसी हमले से नहीं बचेगा, ट्रम्प कह रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना अमेरिका के, वो। यहाँ आपको कैसे जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प हो सकते हैं ध्रुव। अब गुरुवार को खेला जाएगा ना, मतलब इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरा टेस्ट सीरीज, तो उसी के लेकर चर्चा चल रही है कि कौन खेलेगा कौन नहीं। यहाँ आपको परीक्षा के फॉर्मूले से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार प्रदर्शित किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1946 में आज ही के दिन अमेरिका में जॉन डब्ल्यू मैचाली व जे प्रोजेक्ट एक्टर्स ने एक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का प्रदर्शन किया था। यह 30 गुना 25 फीट के कमरे के जितना है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी गई थी। विज्ञानियों को आकाशगंगा में तलाश से हीरे में बदल चुका तारा। आंतरिक अंगों की सेहत बताएगा अल्ट्रासाउंड स्टिकर। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता ने विकसित किया नया डिवाइस। साइंस एडवांसेस जर्नल में यह प्रकाशित हुआ शोध। भारत में प्रजनन की आयु में 15 लाख महिलाओं हैं मिर्गी रोग से ग्रस्त। गर्भवती महिलाओं के लिए मिर्गी रोधक दवाएं दी जानी चाहिए। 1 करोड़ से 1.2 करोड़ लगभग भारत मिर्गी रोग से ग्रस्त है। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, इतना हो तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इस का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी गंगा नदी डॉल्फिन। तो आइए इसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। गंगा नदी डॉल्फिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में खोजा गया था। यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों के कुछ हिस्सों तथा बांग्लादेश के कर्णफुली नदियों में रहती है। इसे ICUN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में भी शामिल किया गया था। प्रजातियों की जनसंख्या में गिरावट के मुख्य कारक घटते प्रवाह के कारण अवैध शिकार और निवास स्थान पर गिरावट, भारी गाद बैंक और बिराजों को निर्माण के लिए जो इसे प्रवासी प्रजाति के लिए भौतिक बाधा पैदा करते हैं। और आपको याद है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया था, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। यह खास दिन 13 फरवरी को महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजिनी नायडू के योगदान को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। और यूपी की पहली राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। यूपी राज्य की और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही बनी थी, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। और अब एक क्वेश्चन इसमें से और जुड़ सकता है कि जब यूपी की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इनका कार्यकाल कब तक था, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।